समझते हैं कि बीमारियों के उत्पन्न होने का बेसिक कारण क्या है। अब मैं आप सबके सामने एक वीडियो प्ले करूंगा, उस वीडियो को बीच बीच में रोककर मैं कुछ बातें समझाऊंगा। अब जो बातें मैं आपको समझाने वाला हूं वो कहीं ना कहीं बातें थोड़ी सी बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, इसलिए कृपया करके थोड़ा सा साथ मेरे साथ बनाए रखें। अब बायो केमिस्ट्री की बातें हैं, इसमें कपिल शर्मा के जोक्स में चाहकर भी नहीं डाल पाऊंगा, तो कृपया करके कोशिश करें समझने की। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और इस ट्रेनिंग मीटिंग को ये सोचकर मत अटेंड करें इस ट्रेनिंग मीटिंग से मैं कुछ सीखूंगा और आगे लोगों को बताऊंगा, नहीं। हर ट्रेनिंग दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, कुछ ट्रेनिंग खुद को सिखाने के लिए भी होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आज इस मीटिंग के माध्यम से हमें खुद को कॉन्शियस बनाने के लिए चीजों को सीखना है, राइट। चलिए आइए मिलकर ये वीडियो देखते हैं। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लें और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। अपने कंधे को रिलैक्स करें और लंबी सांस लें और धीरे से सांस बाहर छोड़ दें। यह प्रक्रिया 2 से 4 बार करिए। लंबी सांस लें, रुकें, सांस बाहर छोड़ दें। कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा ही लगा होगा। यह हवा जो आप अपने फेफड़ों में लेते हैं, यही जीवन है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से विचार करता हूँ कि अपने शरीर के अंदर सेलुलर लेवल पर क्या चल रहा होता है। यह हवा आपके सांस के साथ नाक से होते हुए लंग्स में पहुंचती है, जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। यह ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई के बारीक वॉल्स को पास करता हुआ ब्लड में पहुंचता है। राइट, करेक्ट। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि आप सबको पता है हम जिंदा हैं ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन मैं आपको बताता हूं अगर हमारे जीवन का कारण ऑक्सीजन है तो हमारे मरने का कारण भी ऑक्सीजन है, राइट। जब हम सांस लेते हैं, सांस हमारे लंग्स में पहुंचती है, लंग्स में से हमारी एयर में से वो सांस में से ऑक्सीजन निकालकर हमारी ब्लड के अंदर उस ऑक्सीजन को डाला जाता है। देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं खाना है। ब्लड क्या है, ब्लड रोड है। ब्लड क्या है, ब्लड एक ट्रक है। और हमारी नसें क्या है, हमारी नसें रोड की तरह है, मतलब हमारी पूरे शरीर में रोड बिछा हुआ है, मतलब हमारी पूरी शरीर में नसें हैं, नर्व्स हैं, करेक्ट। और उसके अंदर दौड़ने वाला ब्लड किस चीज का काम करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, राइट। मतलब ब्लड एक तरीके से ट्रक का काम करता है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कुछ ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम सांस लेते हैं, हमारे सांस में से ऑक्सीजन को निकाला जाता है और लंग्स उस ऑक्सीजन को निकालकर ब्लड में दे देते हैं और बोलते हैं ब्लड भाई अब इसको लेके जाओ पूरी बॉडी में सप्लाई करो, ठीक है। तो ब्लड हमारे सांस ऑक्सीजन में से, हमारी एयर में से ऑक्सीजन को निकाला गया, उसको ब्लड में दे दिया गया और ब्लड को जिम्मेदारी दे दी गई कि अब आपको इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर के हर छोटी से छोटी, हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, करेक्ट। अब आपको इस ऑक्सीजन को उस सेल तक पहुंचाना है, करेक्ट, सारे सेल तक पहुंचाना है। ये ब्लड का काम होता है। ब्लड अपने काम में लग जाता है और ब्लड मस्त तरीके से अब बोलता है कि ठीक है अपनी ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे सारे सेल तक। और ब्लड वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को वापस देता है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। हमारा धड़कता हुआ हृदय इस ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में भेजता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सेल्स में छोड़ देता है, जहां ऊर्जा या एनर्जी बनती है। हमारी सेल्स या कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसकी तुलना हम चूल्हे से कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी यानी एटीपी का निर्माण करता है। जिस तरह यानी एटीपी का निर्माण करता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होगे होता क्या है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो आपको इस बात को समझना है। अब देखिए ऑक्सीजन आया, आप ऑक्सीजन लिखा हुआ देख पा रहे होगे इस पिक्चर में। ऑक्सीजन कहाँ से आया, हमारे ब्लड से। कहाँ पर आ गया, हमारे सेल के अंदर। और हमारे खाने से हमारे सेल के पास क्या गया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने के बाद क्या बनता है, एनर्जी बनती है। और साथ में क्या बनता है, वाटर जो आप एक्सक्रीट कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी नसों से, हमारी नाक से बाहर निकल जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारे सेल में पहुंचा, ग्लूकोज हमारे सेल में पहुंचा, और कहां पहुंचा, सेल के अंदर कहां पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया में। आप बोलेंगे सर क्या साइंस पढ़ा रहे हैं, क्या बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सर से बचने के लिए तो हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं, जीवन में कुछ कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो कम आया ना, राइट। आप समझ में आया 10th की बायोलॉजी क्यों पढ़ाई गई थी। 10th की बायोलॉजी इसलिए पढ़ाई गई थी
करेक्ट, उसको थोड़ा सा याद रखें। तो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कहां पहुंची, माइटोकॉन्ड्रिया के पहुंची, वहां से एनर्जी बनी, और एनर्जी के साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स क्या बने, बाय प्रोडक्ट बने, वाटर बाय प्रोडक्ट बना और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के माध्यम से वापस छोड़ दी गई, राइट। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी यानी एटीपी का निर्माण करता है। जिस तरह चूल्हा जलता है और उसमें से बारीक चिंगारी उड़ती रहती है, जो पास रखे कारपेट पर जब गिरती है तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा जल जाता है। यह राइट, अब समझ के देखिए, जैसे आप 3 पिक्चर देख पा रहे होंगे। मान लीजिए जब आपने घर में चूल्हा चलता हुआ देखा, जब भी हमने चूल्हा जलता हुआ देखा होगा तो क्या होता है, हम चूल्हा क्यों जलाते हैं, चिंगारी निकालने के लिए तो नहीं जलाते हैं। हम चूल्हा क्यों जलाते हैं, एनर्जी बनाने के लिए, मतलब हीट एनर्जी बनाने के लिए, जिससे हम रोटी पका सकें, राइट। तो कहीं ना कहीं हम आग जलाते हैं हीट एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन आग को जलाते समय कई बार चिंगारी भी निकलती है, और वो चिंगारी कारपेट पे गिरती है तो क्या करती है, कारपेट में छेद कर देती है। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिलाकर जब हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, तो एनर्जी बनने के साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ चिंगारी जैसी चीजें भी बन जाती है, जिनको फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं चिंगारी जैसी चीजों को, रेडिकल, फ्री रेडिकल। वो चिंगारी जैसी चीजें भी बन जाती है, इनको फ्री रेडिकल बोलते हैं, और वो चिंगारी कारपेट पे गिरकर कारपेट पे छेद करती है, और जब एनर्जी के बनने के साथ साथ फ्री रेडिकल बनता है, तो वो फ्री रेडिकल क्या करता है, वो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में छेद करना शुरू करता है, मतलब हमारी बॉडी में डैमेज करना क्या कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है। शुरुआती समय में वो डैमेज बहुत छोटा होता है तो दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो डैमेज बड़ा हो जाता है, तो फिर हम एक दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर एक्सरे करवाता है, डॉक्टर अलग अलग टेस्ट करवाता है, और फिर हम डॉक्टर की पेंशन बन जाते हैं। बहुत बारीक होता है, लेकिन कई महीने या शो के बाद इस कारपेट की अवस्था बहुत खराब हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग कर एटीपी निर्माण करता है, तब उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जरिए ऑक्सीजन का रिडक्शन होकर एटीपी और पानी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। 90% यह प्रक्रिया नॉर्मल रूप से होती है, पर जब इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। चूल्हे में से निकलने वाले अंगारे फ्री रेडिकल्स जैसे होते हैं, और कारपेट हमारी बॉडी जैसे। शरीर के जिस हिस्से में ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वहाँ डैमेज ज्यादा होता है और डीजनरेटिव डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यह प्रक्रिया आपकी आंखों में होती है, तब मैक्युलर डिजनरेशन। राइट, अब देखिए, अब आपने समझा फ्री रेडिकल एनर्जी के साथ साथ क्या बन गए, फ्री रेडिकल, राइट। अब ये फ्री रेडिकल आपके शरीर के जिस भी पार्ट में बनेंगे, आपके शरीर के उसी पार्ट में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर ये फ्री रेडिकल आंख में बनेगा तो फिर आईसाइट वीक होने लगती है, मैकुलर डिजनरेशन होता है, कैटरेक्ट आने लगता है। अगर ये फ्री रेडिकल दिल में बनेंगे, हार्ट में बनेंगे, तो हार्ट डिजीजेस होने लग जाती हैं। अगर ये फ्री रेडिकल ट्यूमर बन जाते हैं तो कैंसर होने लग जाता है। इसका मतलब हर बीमारी की शुरुआत फ्री रेडिकल से हो रही है। जिस जगह से बीमारी की शुरुआत हो रही है वो क्या है, वो फ्री रेडिकल। या कैटरेक्ट होने की संभावना ज्यादा है। अगर रक्त वाहियों में डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है। जब यह बदलाव आपके जॉइंट्स में होते हैं, तब आर्थराइटिस होता है, और ब्रेन में अल्जाइमर्स या पार्किंसन जैसे डिजनरेटिव डिजीज देखे जा सकते हैं। जैसे वक्त गुजरता है, महीने या सालों के बाद हमारे शरीर की अवस्था जले हुए कारपेट जैसी हो जाती है। ऑक्सीजन या प्राणवायु के फायदे हम पहले ही मालूम है, मगर ऑक्सीजन से फ्री रेडिकल्स का निर्माण से हम ज्यादा परिचित नहीं है। फ्री रेडिकल्स से होने वाले शरीर के नुकसान को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। और जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं, उस फ्री रेडिकल के बनने से जो हमारे शरीर में नुकसान होता है, उस नुकसान को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। आप देखो, आप देख पा रहे होगे फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल जैसे आप देख पा रहे हो, एकदम गुस्से वाला जो है ना, बिल्कुल एकदम दांत निकाले बैठा है, फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल के पास प्रॉब्लम क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ एलिमेंट्स पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो अनस्टेबल होते हैं। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, मेरे को केमिस्ट्री टीचर मान लो और अभी पढ़ लो, ठीक है, राइट। तो कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री रेडिकल के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो फ्री रेडिकल फिर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन अपने बाजू वाले से छीनता है। अब फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मान लेता हूं आकाश गुप्ता जी इस मीटिंग में आए, राइट, मैं इस मीटिंग में आया, आप मुझे फ्री रेडिकल मान लो। अब मैं फ्री रेडिकल हूं, मैं मीटिंग में आया, मतलब मैं डायरी करने आया।
तो अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास डायरी नहीं है तो मैं बगल में आकाश जी को डिस्टर्ब करूंगा और आकाश जी से बोलूंगा कि पेज दे दो और आकाश जी की डायरी छीनूंगा। अब जब मैंने आकाश जी की डायरी छीन ली तो मेरे पास तो डायरी आ गई, लेकिन आकाश जी के पास डायरी नहीं है। तो अब आकाश जी क्या करेंगे? आकाश जी बगल में से दूसरे की डायरी छीनेंगे, वो दूसरा तीसरे की डायरी छीनेगा और पूरी मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पूरी मीटिंग में हो क्या रहा है? सब लोग अपना काम छोड़कर मीटिंग सुनने की जगह डायरी खींच रहे हैं। करेक्ट, राइट। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी तो होता है, जब वो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन खींचता है तो क्या होता है? दूसरा सेल भी फ्री रेडिकल बन जाता है, दूसरा एलिमेंट भी फ्री रेडिकल, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और इस तरीके से पूरा चेन रिएक्शन बनना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये हमारे शरीर के हेल्थी सेल्स से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और उन्हें भी अपनी तरह अनस्टेबल बना देते हैं, जिससे और ज्यादा फ्री रेडिकल्स निर्माण होते हैं। एप्पल को कट करके जब आप रखते हैं तो उसमें होने वाला कलर चेंज या लोहे को लगने वाला जंग या फिर उम्र के साथ हमारे स्किन या त्वचा में होने वाले बदलाव, यह सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के उदाहरण हैं। शरीर में होने वाले प्रत्येक जीर्ण विकारों के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही जिम्मेदार है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स नाम के घटक होते हैं। अब देखो, ऊपर वाले ने अगर ताला बनाया तो चाबी भी बनाई होगी, तो ताला तो हो गया फ्री रेडिकल, चाबी क्या है? चाबी है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल को चुप कराते हैं। मान लीजिए, जैसे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर फ्री रेडिकल को शांत कर देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल की वजह से बनने वाला चेन रिएक्शन रुक जाता है और डैमेज रुक जाता है। इसका मतलब हमारी बॉडी का हीरो कौन है? एंटीऑक्सीडेंट, राइट। और जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में होंगे उतने ज्यादा वो फ्री रेडिकल खत्म करेंगे और उतने ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे पदार्थ हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को देते हैं और उनको बैलेंस करते हैं, साथ ही खुद भी स्टेबल रहते हैं। हमारे शरीर कुछ प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स का निर्माण करता है, जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। नाम से मत डरिएगा, कोई बात नहीं, आपको कोई केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं देना, एम्स का एग्जाम मत देना, बस नाम से डरिएगा मत, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है? हमारी बॉडी में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं? सुपर ऑक्साइड डिस्मटेज। देखिए, जब आपने सीबक थॉर्न की बुकलेट पढ़ी तब आपने एक चीज का नाम पढ़ा होगा, एसओडी। आपने एसओडी पढ़ा होगा, याद आया? कोई बात नहीं, याद नहीं आया तो अभी अपनी डायरी में लिख लो, एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्मटेज। ये क्या होता है? ये एक तरीके का फ्री रेडिकल, ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे दिमाग में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूटाथायोन पेरोक्साइड। हमारे शरीर को जरूरी सभी एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर खुद निर्माण करता है। बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स आहार से मिलते हैं। पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हो तो फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से शरीर सुरक्षित होता है। जब फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। इसलिए फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फल या सब्जियों से मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के आहार से मिलने वाले प्रकार हैं विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड या ALA और बायोफ्लेवोनॉइड्स। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कुछ ऐसी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। वो कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स। ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, ये हमें अपनी डाइट के फॉर्मेट में लेने होते हैं। आप सोच के देखिए, बचपन से जिस विटामिन को बड़े हल्के में कराए थे वो तो बड़ा काम का निकला, वो तो हमारी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट निकला। जिस विटामिन को हम हल्के में लेते आए हैं, आप सोच के देखिए, कई सारे लोगों को कोरोना हुआ तो क्या खिलाया गया? विटामिन सी खिलाया गया, राइट। हॉस्पिटल में 14 दिन का क्वारंटाइन करके कमरे में बंद करके विटामिन सी खिलाया गया। अब 14 दिन का क्वारंटाइन होने के बाद कमरे में बंद होकर ही विटामिन सी खाना है तो पहले ही विटामिन सी खा लो, पहले ही अपनी बॉडी को विटामिन सी दे दो, राइट। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, जिनको हम बड़े हल्के में लेते हैं, एक्चुअली यही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मतलब ये फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको दवाई मिलेगी, और अगर अच्छा खाना खाते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जो आपको बीमार होने ही नहीं देंगे। दवाई बीमारी से बचाती है और एंटीऑक्सीडेंट्स बीमारी होने से बचाते हैं। आप मेरी बात समझे? डॉक्टर की दवाइयां बीमारी से बचाती है और आपकी बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट बीमारी होने से बचाते हैं। तो आप सोचिए, बीमार होकर दवाई खाने से तो अच्छा है बीमार होने से अच्छा खाना खा लिया जाए।